कैसे हो बच्चा लोग? क्लास 9 की साइंस हो गई खत्म? क्या लगता है क्लास 10 कैसा होगा? वरीड अबाउट क्लास 10? नथिंग टू वरी यार, स्कॉलर क्लासेस है ना, आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हम है ना। सो क्लास 9 में क्या पढ़ा हमने? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब इन्हीं एटम्स और मॉलिक्यूल्स और मैटर इन आवर सराउंडिंग से कैसे केमिकल्स आपके डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। सेल्स और टिश्यू पढ़ लिया, सेल्स और टिश्यू कैसे लाइफ प्रोसेस में मदद करते वो पढ़ेंगे। मोशन पढ़ा, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, ग्रेविटेशन पढ़ा। अब इनके एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, करंट, ये सब के वे में अपन पढ़ेंगे। क्लास 9 ट्रिकी था बेटा, साइंस थोड़ा सा टफ था। क्लास 10th का साइंस बहुत इजी है, नथिंग टू वरी। बस जितना ब्रशअप करते जाओगे, जितना रिवाइज करोगे, उतना ऑटोमेटिकली गेन करोगे। क्लास 10th में टोटल 3 में डिवाइडेड है साइंस, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे फिजिक्स। 9th की फिजिक्स बहुत टफ थी ना, न्यूटन बाबा गए, न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा, काश नारियल गिरा होता और हम पढ़ ना पाते हैं ना। तो 10th की फिजिक्स ऐसी नहीं है बेटा। 10th की फिजिक्स में 4 चैप्टर है। लाइट के बारे में है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, और हमारे कलरफुल वर्ल्ड यानी ह्यूमन आई के बारे में है। बात करें केमिस्ट्री की बेटा, तो केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड। इन सब का डिटेल ओवरव्यू आगे की स्लाइड्स में आएगा। फिर बात करें बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी के भी 4 चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस, हमारे डे टू डे लाइफ में चलने वाली असेंशियल प्रोसेसेस के बारे में, हम कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं उसके बारे में, ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली एसेक्सुअली उसके बारे में, और हेरिडिटी के बारे में। लास्टली हमारा फोकस क्या है बेटा? बीइंग अ 10th स्टूडेंट हमारा फोकस ये रहता है कि आप प्रैक्टिकल लर्निंग करें थियोरेटिकल लर्निंग से ज्यादा। तो हर चैप्टर पे कुछ ना कुछ हम प्रैक्टिकल टिप्स देंगे। जैसे सिंपल है, आप सबके आजू बाजू दीवार है, वो दीवार किससे बनी है, कौन सा केमिकल है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है। कहाँ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 9th की साइंस और 10th की साइंस में यही डिफरेंस है। 9th की साइंस कंसेप्चुअल थी, 10th की साइंस प्रैक्टिकल बेस्ड, और ये पढ़ने में बिल्कुल मजा आएगा। तो 10th प्रैक्टिकल स्किल्स पे है, और इसके अलावा हमारी स्पेशलिटी है कि हम हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, एग्जाम टिप्स देते हैं, कैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखने हैं, कैसे आंसर्स को फ्रेम करना है, कौन से क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो चलो ओवरव्यू की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि फिजिक्स 4 में डिवाइडेड है। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट और कलरफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स, नॉन मेटल्स और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिर है द बेस्ट पार्ट ऑफ 10th, जहाँ से सबसे ज्यादा वेटेज भी आता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। लाइफ प्रोसेस से सबसे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इनसे भरपूर डायग्राम आते हैं, इनसे काफी सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सबसे यूनिक और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑलरेडी आप 8th में भी पढ़ चुके हो, इसका ही इन डेप्थ 10th में पढ़ना है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हालांकि इवोल्यूशन टॉपिक कट हो चुका है। आर एनवायरमेंट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हमारी स्लाइड्स की ओर। तो अब आते हैं अपन केमिस्ट्री के ओवरव्यू पे। तो केमिकल रिएक्शन इट्स इक्वेशन, अभी तक हम हर रिएक्शन को पढ़ते थे, जैसे वाटर कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिलके ये बना रहा है, समथिंग समथिंग सारे मॉलिक्यूल्स। सिंबल्स हम सबने पढ़े, एलिमेंट्स के सिंबल क्या है, सोडियम का सिंबल क्या है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, पर ये रिएक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक एसिड और एक बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl मिलके क्या बनाएगा, NaCl, और क्या रिलीज करेगा, H2O, दैट इज वाटर। तो जो सिंबॉलिकली अपन केमिकल के रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, और वही उसकी रिएक्शन। फिर वर्क लाइफ बैलेंस करते करते हमें साइंस में भी बैलेंसिंग सीखनी पड़ेगी, तो साइंस में केमिकल्स को कैसे बैलेंस करना है वो हम सीखेंगे। फिर अलग अलग केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे बेटा। ओवरव्यू है तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारी पहली वीडियो ही इस चैप्टर पे खूब डिटेल में आएगी लाइव क्लासेस में, सो डू फॉलो फॉर दैट। सबसे पहला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डीकम्पोजिशन।
अब डीकम्पोजिशन मतलब क्या बेटा, अगर मैं बात करूं ये दो रिमोट की, ये एक रिमोट अगर दो रिमोट में टूट गया इक्वल हाफ्स में तो ये हो गया डीकम्पोजिशन, यानी ए बी टूट के ए प्लस बी दो इक्वल कंपाउंड्स में बन गया तो डीकम्पोजिशन हो गया। और कॉम्बिनेशन बोलो या सिंथेसिस बोलो, ये दो रिमोट जुड़ के एक कंपाउंड बन रहा है तो वो हो गया कॉम्बिनेशन सिंथेसिस, यानी ए प्लस बी फॉर्म्स ए बी। फिर डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे तीन चीजें आ जाती है, एक कंपाउंड है और एक मेटल है, यानी ये एक पूरा कंपाउंड है और एक ये मेटल है। ये मेटल इस कंपाउंड की जगह ले लेता है, इसको डिस्प्लेस कर दिया, यानी ये ज्यादा ताकतवर था, इस कंपाउंड को इसने हटा दिया, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये थी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी ए बी तो वो टूट गया ए प्लस बी डिकम्पोजिशन, सिंथेसिस बोलो या कॉम्बिनेशन बोलो, ए प्लस बी दोनों जुड़ के ए बी बने, सिंगल रिप्लेसमेंट बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, ए बी प्लस सी है, इसने इसको रिप्लेस किया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पे दोनों कंपाउंड ने एक दूसरे की जगह ले ली, ए के साथ डी आ जाएगा और सी के साथ बी आ जाएगा, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, ये ओवरव्यू था। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का जो है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें आप टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच और इंडिकेटर। अब पीएच का मतलब क्या है बेटा, अगर पीएच की बात करें यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, जो सब्सटेंस एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करे उन्हें बोला जाता है इंडिकेटर्स। और इस इंडिकेटर की जो वैल्यू बताता है वो है पीएच वैल्यू, जिसको पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है। अगला चैप्टर हमारा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें अपन उसके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की, ऑलरेडी 7 में थोड़ा बहुत मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था ना, अब इन डेप्थ पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे रिएक्ट करते हैं अलग मेटल, सेम गोज विद नॉन मेटल्स, उनके एक्सेप्शंस, और अर्थ के ओर के लेयर से कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मेटल को प्योरीफाई किया जाता है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आ गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड रिएक्शंस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा 10th का केमिस्ट्री का, अगर टफेस्ट चैप्टर और ट्रिकीएस्ट चैप्टर कहूँ तो यही चैप्टर है। इसमें क्या है, कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है जो टेट्रावैलेंसी शो करता है। हालांकि इन डेप्थ जाएंगे पर ओवरव्यू बताता हूँ। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपना ऑक्टेट बैलेंस करने के लिए अपन ने 9th में पढ़ा था ना कि 4 या तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ऑक्टेट बैलेंस करने के लिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिसे बोलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ वो बॉन्डिंग बनाता है, और इसी प्रॉपर्टी को टेट्रावैलेंसी भी बोला जाता है। तो इस चैप्टर में अपन सबसे पहले कार्बन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो कैसे बॉन्ड बना रहा है, कार्बन का नामकरण देखेंगे, जैसे एक कार्बन को मीथेन बोला, 2 कार्बन कंपाउंड को इथेन बोला। बहुत लॉन्ग चैप्टर है, इन डेप्थ इसके बारे में अपन जाएंगे। फिर उसके बाद अपन सोप्स डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और कार्बन से निकलने वाले डेरिवेटिव्स। हमारे डे टू डे लाइफ में कार्बन के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। तो ये था हमारा केमिस्ट्री के बारे में बेटा। आगे बढ़ते हैं हमारे बायोलॉजी पार्ट पे। तो सबसे पहला चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर वो है लाइफ प्रोसेस। सबसे इजी चैप्टर है बेटा, इसमें भरपूर डायग्राम है, चाहे हार्ट के बारे में पढ़ लो, डाइजेशन के बारे में पढ़ लो, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लो या एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ लो, सारी चीजें खूब इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से सबसे ज्यादा सीबीएसई वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सबसे पहला पार्ट अगर लाइफ प्रोसेस में देखें तो है न्यूट्रिशन, कि भाई कैसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलेगी तभी तो काम कर पाओगे। फिर है रेस्पिरेशन, फिर है हमारी बॉडी में कैसे सारी चीजें सर्कुलेट होती है, तो सर्कुलेशन, और लास्ट एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी से कैसे चीजें एक्सक्रीट आउट होती है यानी रिमूव होती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन या स्टूल्स कहो। सो अगले चैप्टर के और बढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब दिमाग बोलते हैं ना नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, दिल भी बोलता है नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, पर
किचन में से बेलन की आवाज आती है ना, नहीं पढ़ना है तो बेलन खा के जा, तो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन चेंज हो गया। जैसे ही कमांड आया, दिल दिमाग ने तो बोला कि नहीं पढ़ना है, पर वहां से बेलन की आवाज और मम्मी की चीखती हुई आवाज से हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन चेंज हो गया। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कुछ इसी तरीके से काम करता है, जहां हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, उससे एसोसिएटेड क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स काम करती है। तो कैसे पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर सबसे बढ़िया है बेटा, इजी, शॉर्ट, स्वीट, इजी टू रिमेंबर। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप क्या पढ़ोगे? रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, कि भाई कोई भी गर्म चीज को छुआ दो तुरंत हाथ हटा लिया, कोई भी ठंडी चीज बहुत देर तक हम हाथ में नहीं पकड़ सकते, कुछ चुभा हमें फील हुआ। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स आर्क, उसकी पाथवे, हमारे बॉडी से निकलने वाले हॉर्मोन्स, प्लांट में मूवमेंट्स, बॉडी में मूवमेंट्स, ये सारी मूवमेंट्स के बारे में इन डेप्थ पढ़ोगे कि कैसे अलग अलग रिस्पॉन्स पे या अलग अलग स्टिमुलस पे बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है बेटा। और उसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा हमारी बॉडी में कैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ऑलरेडी 8 में पढ़ा था, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में एस्ट्रोजन, इसके अलावा एड्रेनलिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब के बारे में इन डेप्थ हम आगे पढ़ेंगे। बढ़ते हुए अगले चैप्टर पे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये ऑलरेडी 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि दो तरह के रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल, है ना। अब इन डेप्थ अपन इसमें पढ़ेंगे असेक्सुअल के टाइप्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हर बार एक क्वेश्चन आता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आता है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आता है। और नया जो एक एड ऑन टॉपिक है वो है एसटीडीज, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और बर्थ कंट्रोल के ऊपर, सेक्स एजुकेशन के ऊपर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा। एज अवेयरनेस समझो, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि टीनेज में क्या क्या मिस्टेक्स होती है। टीनेजर सर आज भी इंडिया में सेक्स एजुकेशन पे काफी चीजें लैक कर रही है, जो पता होना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी बायो का, जो बहुत सिंपल, बहुत सॉर्टेड है। ऑलरेडी हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था, इस चैप्टर में थोड़ा सा फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है सर ग्रिगोर जॉन मेंडल। उन्होंने कैसे इंट्रोडक्शन दिया था, उन्होंने क्या लॉज प्रपोज किए थे, कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और मेंडल ने दो जो इन डेप्थ लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि कैसे हर जीन वगैरह एक दूसरे पे डोमिनेट होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा लोग। तो एक छोटा सा ये इमेज है कि अगर एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ऑलरेडी हम जानते हुए आए थे कि अगर मेल एक्स वाई है और फीमेल का क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है, तो मेल का एक्स फीमेल के एक्स के साथ हुआ तो बेबी गर्ल, और मेल फीमेल का एक्स और मेल का वाई क्रोमोसोम तो बेबी बॉय। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जो ऑलरेडी अपन ने 8 में पढ़ा था। इन डेप्थ कुछ और सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हुआ हमारा बायो खत्म। अब आता है फिजिक्स। 10th में साइंस में बच्चों की जो कंप्लेन रहती है वो होती है फिजिक्स से। एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री में नहीं होता, और एक लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एंड तक याद नहीं होता। ठीक है, तो चलो उसको भी कुछ फनी वे में या क्विक रिवाइज करे। तो पहला चैप्टर है लाइट। आंखें बंद करो, क्या दिख रहा है बेटा? अंधेरा। हमें हमारे फ्यूचर को ऐसा डार्क नहीं करना है, हाँ, इसीलिए उसको उजाला भरा रहे, तो लाइट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा सीबीएसई के लिए, इससे खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ दो टर्म्स है बेटा, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। अब इसके बारे में क्या डिफरेंस है पता है? जब एक नॉर्मल शाइनी सरफेस से लाइट ट्रैवल करके बाउंस बैक कर गई तो रिफ्लेक्शन, पर एक मीडियम, मतलब अगर मैं बोलूँ इस पानी की बॉटल से अगर मैंने लाइट पास की कहीं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो लाइट दो बार बेंड हो रही है, इस दो बार बेंडिंग को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा। इसके अलावा सारे मिरर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। दो तरह के मिरर्स है, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उनके यूजेस, मिरर फॉर्मूला के बारे में, लेंस फॉर्मूला के बारे में, अलग अलग इमेज कैसे फॉर्म होती है मिरर से, लेंस से, और न्यू कार्टेशियन प्लेन, ये सब इन डेप्थ अपन अपकमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वही चीज है, मिरर फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या है? एक ग्लास का अगर एक मटेरियल रखा तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्वाइस बेंड हो रही, वो हो गया ग्लास स्लैब।
फिर रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज, और लास्ट में बचा पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप सब में से जिसको भी चश्मे हैं तो हमें पता है ना इतने पावर के होते हैं लेंस, कि भाई ये चश्मे इतने पावर के, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो इन डेप्थ अपन पढ़ेंगे। अब आते हैं सबसे इजी चैप्टर फिजिक्स का, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। हम सबको भगवान ने इतनी अच्छी चीज दी, हमारे आंख हमारा कैमरा है। ये तो सेल्फी का आज जमाना आ गया बेटा, कैमरा का आज जमाना आ गया, वरना सालों से जो पूरी मेमोरीज कैप्चर कर रहा है वो हमारा आईज ही तो है। सबसे अल्ट्रा एचडी लेंस जो है वो हमारी आंखों की तो लेंस है। तो इस चैप्टर में हम हमारे आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हमारे आई का वर्किंग देखेंगे, विजनरी डिफेक्ट्स पढ़ेंगे कि भाई दूर का जिसको क्लियर नहीं दिखता उसे क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओगे आप लोग। नजदीक का जिसको नहीं दिखता उसे क्या बोलते हैं। और आपको ये पता है 50 प्लस या 45 प्लस वाले लोगों को ये भी होता है कि दूर और नजदीक का दोनों क्लियर नहीं दिखता, उसको क्या बोलते हैं पता है, प्रेस बायोपिया। तो उसको कैसे ठीक करना है, वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कैसे एक ग्लास प्रिज्म से 7 कलर में लाइट स्प्लिट होती है। रेनबो का फॉर्मेशन हम सबको पता है कि एक तरफ सनलाइट होगी और एक तरफ बारिश गिर रही है, तो वो बारिश डायमंड की बूंद की तरह काम करेगी और उससे टकरा के 7 कलर में स्प्लिट होगी, जिसे बोलते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना बेटा। तो उसके बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे। फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के भाई स्टार्स दूर होते फिर भी ट्विंकल करते हैं, अर्ली सनराइज क्या होता है, डिले सनसेट क्या होता है, और सन की रेस कैसे दिखती है, ये सारी चीजें। और टिंडल इफेक्ट ऑलरेडी अपन ने इस मैटर अराउंड अस प्योर में देखा था ना, टिंडल इफेक्ट, जब हल्का सा कमरे में कर्टन हटाते हैं और धूप की किरण आती है तो उसमें जो धूल के पार्टिकल्स दिखते हैं उसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। अगर इंग्लिश में बोले तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स इन अ डार्क रूम द पार्टिकल्स व्हिच आर सीन थ्रू नेकेड आईज, दैट इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, करेक्ट। तो वो उसके बारे में अपन इन डेप्थ पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इससे खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं डे टू डे लाइफ में। अब 2 पावर है बेटा, एक इलेक्ट्रिसिटी का पावर यूनिट अलग है, एक लाइट चैप्टर का पावर अलग है। उधर पावर का मतलब है आपकी आइस के लेंस का पावर, जिसको डायोप्टर फॉर्म में याद रखते हैं, और इधर करंट का पावर। अपन नहीं बोलते कितने वॉट का बैटरी है, कितने वॉट का चार्जर है, कितने एमएच का चार्जर है, तो यहाँ पे पावर का यूनिट हो जाता है वॉट, WATT वॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी आपने करंट के बारे में तो पढ़ा था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट, उसके सिंबल्स 8 में पढ़े थे, सर्किट। यहाँ एक नया टॉपिक है ओम्स लॉ, इधर से हर साल 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आता है आता है, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट में ले लो, प्रीलिम्स में ले लो, या बोर्ड्स में ले लो। फिर आते हैं रेजिस्टेंस के बारे में कि भाई जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या क्या फैक्टर्स है जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो नहीं हो सकती, रेजिस्ट क्या करती है फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स को जो डिनोट करते हैं वो रेजिस्टिविटी। फिर हाँ 2 सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल। अगर इजी भाषा में बताओ तो दिवाली की अगर एक सीरीज की एक भी एलईडी फूट गई तो क्या आगे की लाइट्स जलेगी? जी नहीं। तो उनके क्या होते बेटा, अगर ये रिमोट को एक वायर अज्यूम करो तो ये पूरे वायर कनेक्टेड होते एक जॉइंट में, अगर एक भी जॉइंट टूटा तो आगे करंट फ्लो नहीं होगा, उस कनेक्शन को बोला जाता है सीरीज, एक लाइन में। जबकि पैरेलल क्या होगा बेटा, अलग अलग है, यहाँ से एक कनेक्शन होगा, यहाँ से एक कनेक्शन होगा, तो अगर एक भी कनेक्शन टूटा तो दूसरा वाला ऑल्टरनेटिव चलेगा ही। तो जरा बताओ कमेंट सेक्शन में, घर में सीरीज कनेक्शन होगा या पैरेलल? इसका जस्टिफिकेशन भी चाहिए, हाँ, जनता जवाब मांग रही बेटा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि कैसे कभी कभी सुना है ना शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। वो शॉर्ट सर्किट नहीं है बेटा, जब करंट के वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता है तो आपकी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जितना अमाउंट ऑफ एम्पियर करंट चाहिए था उससे ज्यादा गया तो ऑटोमेटिकली उसका ट्रांसफॉर्मर या उसके अंदर के अपरेटस डैमेज हो जाते हैं। उसके अलावा लास्ट टॉपिक है कैसे पावर यूटिलाइज होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें पता है ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल। उसी तरीके से अगर सपोज ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और एक इसका साउथ पोल है, अब ये किसी भी करंट कैरिंग डिवाइस के पास रखा जाए ना बेटा,
तो ये अपने आजू बाजू एक लाइंस बना लेगी और उस लाइन को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसकी डिस्कवरी हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने की थी, जिसको ऑयस्टेड्स भी बोला जाता है, ऑयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, कि किस तरीके से मैग्नेट के करंट के डायरेक्शन के कारण वो अपनी फील्ड लाइंस को क्रिएट करता है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोला जाता है। कि जब भी कोई मैग्नेट करंट कैरिंग डिवाइस के पास आया तो वो एक फील्ड लाइंस बना लेता है और इसी फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और एक वायर के कारण कैसे होता है, फिर इससे दो रूल है बेटा, एक राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, जिसमें करंट का डायरेक्शन और फोर्स दिखाया जाता है, और सेम गोज विद लेफ्ट हैंड थंब रूल भी है, वो आगे अपन पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड मतलब क्या है बेटा, कि कोई भी एक पतला सा वायर लिया या एक मेटल का रॉड लिया, उस पर मैंने खूब सारा मेटल रैप कर दिया इन सर्कुलर वे और इलेक्ट्रिक करंट पास किया बिकॉज ऑफ कॉइल्स, तो वो एक मैग्नेट की तरह बन जाएगा। वो जो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस बनाया वो एक सॉफ्ट मैग्नेट है और उसकी तरह एक्ट करेगा, इसी को सोलेनॉइड बोला जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आर एनवायरमेंट। हम जहाँ रह रहे बेटा उसको साफ सुथरा तो रखना पड़ेगा। वहाँ कैसे आप वेस्ट इधर उधर फेंक दे रहे हो, और वो प्लास्टिक कितना हार्मफुल है, उसके माइक्रो जो पार्टिकल्स होते हैं माइक्रोन्स, वो सालों सालों तक डिग्रेड नहीं हो रहे बेटा। तो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, फिर कैसे इस पूरे एनवायरनमेंट में सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अटैच्ड है, एक चेन है कि भाई टाइगर डियर पे डिपेंडेंट है, डियर ग्रास पे डिपेंडेंट है, ग्रास पे और छोटे ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट है। तो पूरा ये फूड चेन और फूड वेब जो मिलके पूरा इको सिस्टम बनाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कैसे हमारी एक्टिविटीज के कारण हमारी अर्थ के ऊपर जो ओजोन लेयर है जो हमें हार्मफुल सन की यूवी रेस से बचाती है, जिसके कारण स्किन कैंसर भी हो सकता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे कि कैसे ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, पहले कैसे एसीज वगैरह में हार्मफुल केमिकल्स थे जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस चैप्टर में हम कैसे हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सके, क्या मेजर्स फॉलो कर सके, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम आपको हर चैप्टर का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देंगे। हम दिन के 20 आवर्स के आसपास आपके पास अवेलेबल रहेंगे कि आपके डाउट सॉल्व करेंगे। आपको जो भी डाउट्स है आप अपने कमेंट सेक्शन में डालिए, हमें पिंग करके मैसेज करिए। आपके क्रूशियल बोर्ड्स के टाइम पे हम आपका स्ट्रेस कम करें, आपको रियल लाइफ एप्लीकेशंस और रियल लाइफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू समझाएंगे। ये सेशन इंटरैक्टिंग और इंटरेस्टिंग दोनों होगा बेटा, सिर्फ रट्टो ज्ञान नहीं होगा, सारी चीजें प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे कैल्शियम कार्बोनेट में बनता है, कैसे पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम करता है, माइक्रोस्कोप के क्या पार्ट्स हैं, हमारा डाइजेशन रेस्पिरेशन कैसे काम करता है, एक हार्ट कैसे पंप करता है, ये सब इन डेप्थ अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा सारे डायग्राम्स प्रैक्टिकल्स पे फोकस करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स करेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। कुछ हम आपको डाउट सॉल्व करवाएंगे, कुछ आपकी तरफ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी सॉल्व करें, क्योंकि 40 to 50% क्वेश्चन एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से हर एग्जाम में आते हैं। तो आपका सपोर्ट, आपका लाइक और सब्सक्राइब और हमारे चैनल की ग्रोथ मिलके हम 10th के अलग आसमान को छुएंगे। ठीक है, हमारा एक ही गोल है। लास्ट में मैं वेदांत सर आप लोगों को आगे भी मिलता रहूंगा। टिल दैट टाइम होप सो आप लोग थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा सा गेन करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पे एक हिट करिए ताकि आपको लाइव सेशंस में आप जुड़े रह सके और आपको नोटिफिकेशंस आ सके। तब तक मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे वो कमेंट में आप कमेंट करें और थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़े, क्योंकि अपकमिंग वीडियो में हम इन डेप्थ केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारी फन एक्टिविटीज करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, और नए नए नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। Till that time, stay safe, keep smiling. Bye bye, all the best.